एक 22 साल की लड़की जिसकी लंबाई कुछ खास नहीं, सिर्फ 5 फुट की थी। गोरी जैसे दूध की धुली, आंखें हल्की भूरी व बड़ी बड़ी, बाल सुनहरे और घुंघराले कंधे तक। चंचल, बेहद जिंदा दिल, बाचाल और कल की फिक्र छोड़ आज में जीने वाली। अभी अभी उसने अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है। रिजल्ट का इंतज़ार हॉस्टल में रहकर कौन करे, इसलिए वह अपने घर वापस आ चुकी है। सपना दिल्ली के एक समृद्ध परिवार की इकलौती संतान है। घर में सभी उससे बेहद प्यार करते हैं। पापा की तो उसमें जान ही बसती है। बचपन से ही बेहद शरारती और चुलबुली, कब क्या कर बैठे कोई नहीं जानता। हाँ तो भाई, अब सपना तो ठहरी सपना। हॉस्टल से वापस आकर 1-2 दिन उसने भरपूर आराम किया। कह सकते हैं कि जितनी शरारतें उसने हॉस्टल में कर रखी थीं, यहाँ उसकी थकान उतार रही थी। पापा राजेश एक सफल बिजनेसमैन, दिल्ली के गिने चुने लोगों में उनका नाम शामिल है। माँ शोभा गृहिणी है और पति का हर सुख दुख में बराबर का साथ देती हैं। साथ में दादी। सुबह का वक्त सभी अपने अपने काम में व्यस्त। दादी का तो काम ही है पूजा पाठ करना और शोभा जी के कामों में बैठकर नुक्स निकालना, जिसे शोभा जी सुनकर अनसुना करती हैं और मुस्कुराते हुए चल देती हैं। राजेश जी सुबह का व्यायाम करके अपने अखबार को खोल कर बैठ गए हैं। अब भाई, दिल्ली की एक यही तो विशेषता है, इंसान अखबार ज़रूर खोल कर पढ़ता है। सुबह ही के समय उसे थोड़ी सी ताज़ी हवा मिल जाती है, वरना दिन भर तो प्रदूषण में ही रहना है और बंद घरों में रहना है, बंद गाड़ी में चलना है। इसलिए सुबह सुबह की ताज़ी हवा का राजेश भी भरपूर इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि कोई गड़बड़ी ना रहे। आप समझा करिए, समय भी तो नहीं है। एक बार जो अपने दफ्तर पहुंच गए तो फिर रात में ही खाली हो पाते हैं जनाब। इसलिए ताज़ी हवा, अखबार और पत्नी के हाथों की चाय, वाह दिन ही बन गया। शोभा जी के बने हाथों की चाय और खाने के सबसे बड़े प्रशंसक उनके घर में मौजूद थे। राजेश जी तो उनके दीवाने ही थे। अब भाई, जवानी के दिनों का प्यार थोड़ा बुढ़ापे में भी बरकरार था और यदा कदा राजेश जी अपना प्यार शोभा जी पर जता भी दिया करते थे। जब जो उस जमाने वाला प्यार था कि दादी की नज़रों से छुपा रहना है, आज भी छुपा ही हुआ है और इस छुपन छुपाई में शोभा जी को एक नई ऊर्जा मिल जाती है। फिर वह दूने उत्साह के साथ अपने काम पर लग जाती हैं। घर पर राजेश जी ने उनकी मदद के लिए काम वाले रखे थे, लेकिन उन सब पर निगरानी रखना और खाना बनाने के लिए सिर्फ तैयारी करवाना शोभा जी का मनपसंद काम है। खैर, शोभा जी ने राजेश जी को आवाज़ लगाई, आज ऑफिस नहीं जाना है क्या, या अखबार में कुछ विशेष है, या फिर हवा ज़्यादा ताज़ी है। घड़ी की सुइयाँ 9 बजा रही हैं। आपके पास सिर्फ आधा घंटा है, वरना ऑफिस के कर्मचारी कहेंगे, लो भाई, हमारा तो बॉस ही देर से आता है, कहकर वे मुस्कुरा दी। ये शोभा जी के ये कहते ही राजेश जी ने वहीं से उन्हें जवाब दिया, कुछ खास नहीं है। आपसे नज़रें हटे तब तो अखबार पर नज़र डालूं। मैं तो अखबार की ओर से आपको ही देख रहा था कि आप कब मुझे आवाज़ लगाती हैं। ये कहकर खिलखिलाकर हंस दिए। शोभा जी, कुछ तो शर्म कर लीजिए, जवान बेटी के बाप हैं। वह तो शुक्र है कि वह सो रही है आपके लाड प्यार की वजह से, और माता जी अभी अपने पूजा में व्यस्त हैं। ये कहते हुए कुछ शर्म से और कुछ प्यार से उनके गालों की लालिमा बढ़ गई थी। राजेश जी ने वहीं से कहा, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, और हम तो ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद वह घर के अंदर चले गए। राजेश जी अपने कमरे में आकर तैयार होने लगे। 10 मिनट में तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। शोभा जी ने उनके लिए नाश्ता लगाया। तब तक दादी माँ भी अपनी पूजा को समाप्त कर वहाँ आ चुकी थी। राजेश जी ने उनके पाँव को छुआ और आशीर्वाद लिया। दादी माँ मुस्कुराते हुए अपने लाल के सर पर हाथ रखकर कटोरी भर भर कर आशीर्वाद दिया। यह देखकर शोभा जी मुस्कुरा दी। दादी माँ ने कहा, बहू, तुम्हारी लाड गवर्नर उठ गई या अभी उनके सोने के ही दिन है? पढ़ाई पूरी हो गई है, कुछ घर के काम काज भी सिखा दे उसे, ताकि जब अपने सासरे जाए तो नाक ना कटवाए। तुम्हारे टाइम यहाँ तो मैंने तुझे संभाल लिया था, अब आजकल की सास नहीं संभालेंगी। शोभा जी मुस्कुराते हुए, माँ, ये सारी शिकायतें आप अपने लाडले से ही करिए। मैं तो कुछ कहूँगी तो अभी कहेंगे रहने दो, अभी उसके हंसने खेलने के दिन है, और आप जानती हैं
कि आपके लाडले पर मेरा कोई जोर नहीं चलता। दादी माँ भी कहाँ कम थी। रहने दे, मुझे सब पता है किसका किस पर जोर चल रहा है। इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ कि मेरी आँख नहीं खुले। यह राजेश जैसे तेरे एक इशारे पर नाचता है ना, मुझे सब पता है। राजेश जी अपनी माँ और पत्नी की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुराकर अपना नाश्ता खत्म करने में लगे हुए थे। साथ ही हाथ में मोबाइल पर अपने काम की बातें कर रहे थे। ड्राइवर को कहा, गाड़ी निकाल कर रेडी रखो, मैं बस आ रहा हूँ। दादी माँ हल्की नाराज़गी से बोली, राजू तू ठीक से नाश्ता क्यों नहीं करता? या तो 10 मिनट पहले आ जाया कर यहाँ, या फिर 10 मिनट लेट जाया कर। यह रोज़ रोज़ तेरा जल्दी जल्दी नाश्ता करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। राजेश जी, माँ तुम बेकार में परेशान होती हो, मैं अपना नाश्ता पूरा करता हूँ। हाँ, आगे के काम के लिए मैं तैयार रहता हूँ, इसलिए मोबाइल पर बात कर रहा हूँ। लीजिए, मैंने अपना फ़ोन रख दिया। मुझे पता है आपको खाते वक्त बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मैं बात नहीं करूँगा, आप खुश? दादी मुस्कुरा दी और वह भी अपना नाश्ता करने लगीं। तब तक शोभा जी कमरे से उनका लैपटॉप बैग ले आईं। नाश्ता करने के बाद दादी का आशीर्वाद लेकर राजेश जी दफ्तर के लिए निकल पड़े और शोभा जी उन्हें बाहर छोड़ने तक आ गईं। शुरू से शोभा जी की आदत में ये शामिल है कि वह राजेश जी को बाहर तक छोड़ने ज़रूर आती हैं। राजेश जी ने उनके हाथ से लैपटॉप बैग लिया और एक प्यार का बोसा उनके सर पर रख दिया। शोभा जी लाश से छुई मुई सी हुई, उन्हें विदा करके घर के अंदर आ गईं और राजेश जी आगे बढ़ गए। अंदर आकर उन्होंने नीलू को आवाज़ लगाई। नीलू उनके घर में काम करने वाली महिला है। उन्होंने कहा, नीलू प्लीज़ एक कप कड़क अदरक वाली चाय पिला दे, और हाँ, खुद के लिए भी बना लेना। और उसके बाद वहीं सोफे पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद नीलू ट्रे में चाय लिए हाजिर हुई और शोभा जी को देती हुई बोली, मालकिन आपके लिए प्याज के पकौड़े भी लाई हूँ, खा लीजिए। शोभा जी ने मुस्कुराते हुए चाय की प्याली ली और एक पकौड़े को उठाकर मुंह में डाल लिया। नीलू भी अपनी चाय लेकर वहीं कालीन पर बैठ गई। शोभा जी चाय के घूंट लेकर बोली, तुझसे बेहतर चाय तो कोई बना ही नहीं सकता। पूरे दिल दिमाग को नई ताजगी मिल जाती है। लेकिन तुझे एक बात मुझे रोज़ रोज़ बतानी होती है कि मैं मालकिन नहीं हूँ। मालकिन तू दादी माँ को कहा कर, मुझे तो तू बस मासी ही कहा कर, लेकिन तुझे बात ही समझ में नहीं आती है। क्या करूँ मैं तेरा? नीलू मुस्कुरा उठी, कहा कुछ नहीं, और कप उठाकर अंदर रसोई घर में चल पड़ी दिन के खाने की तैयारी करने। शोभा जी भी उठकर सपना के कमरे की ओर चल पड़ी उसे उठाने। शोभा जी सपना के कमरे में आईं और उसे उठाने लगीं। अब भला वह उठने क्यों लगी? समझने वाली बात है। लड़की बेचारी हॉस्टल से आ रही है, अपनी थकान उतार रही है, और माँ जो है उसे उठा रही है। ऊपर से इकलौती पिता की दुलारी, उठाना तो टेढ़ी खीर है। लेकिन शोभा जी ने कमर कस ली है कि अब इसे उठाकर ही रहूँगी। उन्होंने तेज आवाज़ में कहा, सपना उठ जा, दादी ऊपर आने वाली हैं। इतना सुनना था कि सपना हड़बड़ाहट के साथ उठ बैठी और चारों तरफ देखने लगी, लेकिन यहाँ दादी तो नहीं दिख रही हैं। उसने बुरा सा मुँह बनाया और बोली, माँ आपने मुझसे झूठ कहा, दादी कहाँ हैं? उसने बिदकते हुए कहा, माँ मैंने कहाँ कहा कि दादी हैं? मैंने तो कहा कि दादी आ रही हैं। सपना समझ गई और वह अपनी माँ के गले में बाहें डालकर लाड करने लगी। माँ ने प्यार से उसके सर को चूमा और कहा, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा, नाश्ता का समय बीत चुका है। इससे पहले कि दादी माँ नाराज़ हो जाएं, सपना बोली, अभी आती हूँ। शोभा जी को एक जोरदार पप्पी देकर बाथरूम की ओर भाग गई। शोभा जी हंसकर बोली, कल को ब्याह करके अपने घर चली जाएगी और हरकतें इसकी देख लो। फिर उसके बिस्तर को ठीक करने लगीं। शोभा जी नीचे आईं तो दादी माँ उनके ही इंतज़ार में बैठी थी। कहने लगीं, देख शोभा, लड़की जात है, ज़्यादा सर पर न चढ़ा। भला बताओ, एक तो बाहर भेजा पढ़ने के लिए, ऊपर से इतने नखरे। कल को सासरे जाएगी तो क्या करेगी? अब उसे कुछ घर के काम काज सिखा और उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर, उसकी आदतें ना खराब कर। शोभा जी ने एक लंबी सांस भरी और हूँ कहकर अपना काम करने लगी। थोड़ी देर में सपना नहा धोकर नीचे आई। इस वक्त उसने एक क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स पहन रखे थे। दादी उसे देखते ही भड़क उठी, ये क्या कपड़े पहने हैं तूने सपना? जाकर बदल।
ये आधी आधी टांगों के कपड़े अच्छे नहीं लगते। सपना ने बुरा सा मुंह बनाया और दादी को प्यार से गले लगाया। दादी, टेक ए चिल, फील इट्स कंफर्टेबल। दादी और नाराज हो गई। ये अंग्रेजी में गिटर पिटर ना किया कर, सीधे सीधे जाकर तू पहले ये कपड़े बदल। सपना ने लाचारी से शोभा जी को देखा। शोभा जी ने पलके झपकाकर उसे कपड़े बदलने के लिए कह दिया। सपना पैर पटकते हुए वापस अपने कमरे में चली गई और उसने शॉर्ट्स की जगह एक लॉन्ग स्कर्ट डाल ली। फिर जल्दी जल्दी नीचे आकर चिल्लाकर बोली, माँ जल्दी से नाश्ता दो, भूख लगी है। शोभा जी ने उसके सामने उसकी फेवरेट मैगी रख दिया। देखकर वह खुश हो गई और जल्दी जल्दी खाने लगी। शोभा जी ने कहा, आराम से खा लो सपना, सब नाश्ता कर चुके हैं, कोई तेरी मैगी लेकर भाग नहीं रहा है। सपना हंसकर बोली, माँ मैगी तो मैगी होती हैं और फिर आप ना कुछ ज़्यादा ही अच्छा बना देते हो, लेकिन इतना सा क्यों बनाया है, थोड़ा ज़्यादा बनाना था ना। फिर वह खाने लगी। जब तक वह खा रही थी तब तक दादी माँ इशारे में शोभा जी को कह रही थी कि उसे घर के काम सिखाओ और उसकी शादी के लिए लड़के देखने शुरू करो। शोभा जी लाचारी से कभी सपना को देखती और कभी दादी को। आखिर सपना समझ गई कि कोई बात है। उसने वहीं से पूछ लिया, दादी मेरी जान, बोलो आप क्या बोलना चाह रही हैं जो आप माँ को इतने इशारे कर रही हो। दादी ने कहा, इशारे करे मेरी जूती, मैं क्या तेरे से डरती हूँ? डरे तेरी माँ, मैं तो कह रही हूँ अब तेरी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, अब तेरी शादी कर देनी चाहिए। क्या शादी? सपना ने चिल्लाते हुए कहा। इतनी ज़ोर से उसका चिल्लाना सुनकर शोभा जी बोली, सपना तेरा दिमाग तो ठीक है, ऐसी भी क्या बात हो गई है कि तू इतनी तेज चिल्लाई? सपना, तो क्या करूं? मुझे अभी शादी नहीं करनी और शादी करनी ही क्यों है? इसके बाद पैर पटकते हुए वह सोफे पर बैठ गई। नाराज़गी और गुस्से में अपने नाखूनों को चबाने लगी और पैरों को हिलाने लगी। पापा की जान से प्यारी सपना शरारती और चुलबुली तो है ही, कब क्या कर बैठे यह भी कोई नहीं जानता। और इस बार जब वह अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आई तो आकर एक धमाका कर दिया कि अब आगे उसे नहीं पढ़ना है। पापा तो उसे उसकी पढ़ाई के लिए आगे लंदन भेजना चाहते थे, पर उसने मना कर दिया और कहा कि पापा आपका इतना बड़ा ट्रैवल एंड टूर्स का बिजनेस है, उसको संभालने के लिए आपको कोई ना कोई तो चाहिए होगा। मैं आपकी मदद करूंगी और आपके बिजनेस में हाथ बटाऊंगी। पापा तो ये सुनकर खुश हो गए। भाई उन्हें भी तो कोई चाहिए था, अपना दाहिना हाथ, और सपना उनकी इकलौती बेटी है, कोई बेटा तो था नहीं जो वह अपनी चाह पूरी करते कि अपना बिजनेस अपने बेटे को सौंप शोभा जी के साथ अपने बाकी के दिन में रोमांस को आगे बढ़ाते, वह खुश होते। सपना के इस फैसले से इसलिए सहमत थे, पर असली मुसीबत तो अब शुरू हुई है जब दादी माँ ने शोभा जी के पीछे पड़ पड़ कर रिश्तों की बात शुरू कर दी है और सपना को हर दिन विवाह के लिए एक नया रिश्ता बताने लगे। कुछ नए रिश्ते की बात सुनकर सपना एकदम से भड़क गई। नहीं करनी मुझे शादी वादी, अभी कौन कह रहा है, अच्छा लड़का मिलने में भी तो वक्त लगता है, शोभा जी ने कहा। सपना बोली, मेरे लिए लड़का ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिंदगी भर कुंवारी रहेगी क्या? दादी ने तेज स्वर में पूछा। कुंवारी? कुंवारी क्यों रहूँगी जिंदगी भर? कुछ पल रुककर बोली, मैं तो स्वयंवर करूँगी दादी माँ, और मुस्कुरा दी। दादी माँ ने विस्फारित नेत्रों से उसकी ओर देखा और तेज स्वर में बोली, यह सब कॉलेज की पढ़ाई का नतीजा है। मैंने पहले ही कहा था प्राइवेट फार्म भरवा दो, पर मेरी सुनता ही कौन है। शोभा जी का भी कमोबेश यही हाल था। वह भी फटी आंखों से सपना को देख रही थी। दादी की बड़बड़ चालू थी। शोभा जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, और इन सबसे बेखबर सपना बेपरवाह होकर काउच पर पसरी काजू ठूंग रही थी। दादी की बड़बड़ में शोभा जी और राजेश जी लिपट रहे थे और सारा दोष इस मॉडर्न ज़माने, कॉलेज की पढ़ाई और माँ बाप के प्यार को दिया जा रहा था। दादी के बड़बड़ को देखते हुए शोभा जी ने कुछ बोलने को अपने मुंह को खोला ही था कि कमरे में राजेश जी दाखिल हुए। वातावरण की गर्मी को भांपकर उन्होंने शोभा जी से कुछ न पूछकर सीधे माँ से पूछ लिया, क्या हुआ माँ, आप किस पर इतना नाराज़ हो रही हैं? पूछ अपनी राज दुलारी से, क्या नाप शनाप बक रही है? राजेश जी ने गंभीर भाव से नजरें घुमाकर देखा तो पाया दुलारी काजू चबाने में व्यस्त है। फिर उन्होंने शोभा जी की तरफ देखा
तो वह कातर भाव से बोली, समझाइए इसे, कह रही है कि स्वयंवर करेगी, कर लो बात। कहाँ तो राजेश जी ने सोचा था कि मामला कुछ बहुत बड़ा है, पर उनकी नज़र में यह तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि बात उनकी राज दुलारी की थी। वह डरे हुए थे कि कहीं उस उम्र में आकर तो पत्नी और माँ के बीच में कुछ नहीं हुआ, सास बहू वाला। लेकिन यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं था। वह मन भाव से मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो ये बात है, हमारी सपना को स्वयंवर करना है। अब जब राज दुलारी ने कहा है तो राजा जी को कुछ तो सोचना पड़ेगा स्वयंवर के लिए। और वह ठठाकर हंस पड़े। उन्होंने सपना की तरफ देखा और बोले, तो ये बात है, हमारी सपना स्वयंवर करेगी। सपना सोफे से कूदकर पापा के गले से लटक गई और ठुनकते हुए बोली, पापा, सैकड़ों साल पहले भी तो लड़कियां अपनी पसंद के लड़के के गले में जयमाला डालती थीं। आज जब टीवी पर स्वयंवर हो सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। बात को मजाक में लेते हुए वे उससे बोले, तो क्या अब स्वयंवर के लिए लड़कों को यहीं इकट्ठा करना होगा जैसे सीता जी के लिए किया गया था, या खुद आप कार लेकर निकलेंगी जैसे सावित्री रथ पर सवार होकर गई थी। सपना खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर बोली, पापा, लाइफ में कुछ थ्रिल भी तो होना चाहिए ना। भला यह भी कोई बात हुई कि माँ बाप ने एक गलत लड़का ढूंढ दिया और बस चल तू उसके पीछे पीछे ज़िंदगी बिताने। दादी बाप बेटी की बातें सुन और चिढ़ गईं। इसे तेरे लाड प्यार ने इतना बिगाड़ दिया है, अब तू ही संभाल इस बिगड़ैल लड़की को। बड़बड़ाते हुए वह कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में चली गईं। शोभा जी ने एक कमज़ोर सी कोशिश की, सपना प्लीज़, कामनी आंटी का भतीजा संजय डॉक्टर है, तू एक बार उससे मिलकर देख तो सही बेटा। राजेश जी बोले, यूँ तो मेरे दोस्त प्रताप का बेटा मिंटू बहुत अच्छी अमेरिकन कंपनी में है, परंतु जब हमारी बिटिया को हमारी पसंद का लड़का चाहिए ही नहीं तो हमें उसी की बात मान लेनी चाहिए। सपना ने खुश होकर ताली बजाई, पर शोभा जी का मूड खराब हो गया। वह पैर पटकते हुए कमरे से बाहर जाने लगी तो राजेश जी ने उनका हाथ पकड़कर गंभीर स्वर में कहा, शोभा, नाराज़गी से कुछ नहीं होगा। सपना बच्ची नहीं है, वह अपना भला बुरा खुद समझ सकती है। जिंदगी उसकी है, अपनी योग्य जीवन साथी तलाशने का हक हम उससे नहीं छीन सकते। शोभा जी ने आहत भाव से पति और बेटी की ओर देखा और फिर अपने कमरे में चली गईं। राजेश जी ने सपना के सर पर हाथ फेरा और बोले, ओके बेटा, नो अरेंज मैरिज। सपना ने खुश होकर पापा के गले लगकर थैंक यू कहा और अपने कमरे में चली गई। राजेश जी जब अपने कमरे में आए तो देखा शोभा जी का मूड कुछ उखड़ा उखड़ा सा था। उन्होंने उनसे एक कप चाय के लिए कहा और अपने बिस्तर पर बैठ गए। शोभा जी उठकर चाय लाने के लिए चली गईं। इधर राजेश जी सोचने लगे। सुबह का वक्त राजेश जी की गाड़ी घर से निकलकर अपने दफ्तर की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में कुछ भीड़ हो चली थी, लेकिन फिर भी अभी ट्रैफिक कुछ खास नहीं था। राजेश जी जल्दी से अपने दफ्तर के पास पहुंच गए। एक 3 मंजिला बिल्डिंग जिस पर बड़े ही आकर्षक ढंग से लिखा हुआ था, सपना टूर एंड ट्रेवल्स, यह राजेश जी की दफ्तर की बिल्डिंग थी। यहाँ वह अपना बिजनेस किया करते थे। अपने दफ्तर पहुँचते ही उन्होंने अपना कार्य शुरू किया था। ऑफिस स्टाफ अपने अपने काम को गति प्रदान कर रहे थे। राजेश जी का काम भारत के लगभग सभी राज्यों से था। अब वह अपने बिजनेस को विदेश में भी फैलाना चाह रहे थे। इसके लिए उनके स्टाफ मेंबर रात दिन मेहनत कर रहे थे। राजेश जी की एक खासियत थी कि वह अपने यात्रियों को एक अच्छी सुविधा देते थे। आज तक किसी ने कभी भी कोई शिकायत नहीं की। इसी काम के बीच उनके पास शोभा जी का फ़ोन आया था, जब दादी और पोती में एक अच्छी बहस छिड़ी हुई थी। शोभा जी ने धीरे से राजेश जी को फ़ोन कर घर आने को कह दिया था। राजेश जी ने पूछा, क्या हुआ? शोभा जी ने बस घर जल्दी आ जाइए कहकर फ़ोन रख दिया था। राजेश जी ने टेंशन वाले माहौल में घर की तरफ प्रस्थान किया और घर आकर उन्हें मामला कुछ और दिखा। रास्ते भर वे अजीब अजीब से ख्यालों से गुजर कर आए थे। घर आकर कुछ तो सुकून मिला, लेकिन अभी वह कुछ और सवालों से जूझ रहे थे। सपना बेहद जिंदा दिल और अलमस्त स्वभाव की निहायत खूबसूरत लड़की थी। कॉलेज में लड़के उसके चारों तरफ मंडराते, उसे देखकर आहें भरते। वह किसी को लिफ्ट नहीं देती थी। वह संस्कारी थी, पर यूं ही किसी खूंटे से बंधना उसे मंजूर नहीं था। आजकल सपना जब से हॉस्टल से घर आई थी, बोर हो रही थी। गर्मियों के दिन थे, सारा दिन टीवी देखते या नावल पढ़ते बीतता था, पर शाम कटनी मुश्किल हो जाती थी। उसकी बचपन की सहेली संध्या का घर बराबर में था।
दोनों का अधिकतर समय एक दूसरे के साथ ही बीतता था। पर आजकल संध्या अपने ममेरी बहन टीना की शादी में जम्मू गई हुई थी। उधर पापा ने भी उसे कुछ दिन रिलैक्स करके उसके बाद ऑफिस आने के लिए कहा था। दोनों परिवारों में बहुत अच्छी मित्रता थी। संध्या के पिता रोशन जी टेलीफोन विभाग में उच्च पद पर कार्यरत थे और उनकी पत्नी माया गृहिणी। सपना के पड़ोस में ऐसा कोई नहीं था जिससे सपना बहुत ज़्यादा घुली मिली हो। बचपन से ही संध्या के साथ स्कूल आना जाना हुआ करता था। बड़े होने पर उसकी जिद कि हॉस्टल में रहकर पढ़ना है। वहीं संध्या ने घर पर ही रहकर पढ़ाई करने की सोची। इस तरह कॉलेज लाइफ में वह दोनों पढ़ाई करने तक ही साथ रहीं। नहीं तो बाकी कौन किसके घर में है कभी पता नहीं चला। ऐसे में संध्या का ना होना सपना को बहुत ख़राब लग रहा था और वह बहुत उदास थी। ऐसे ही एक उदास शाम में जब वह लॉन में बैठी थी, माँ के साथ चाय पी रही थी, तभी उसकी मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन संध्या का था। कहाँ है तू अभी तक? कब आएगी? यहाँ मुझे अकेला छोड़कर चली गई है। तुझे मेरी कुछ चिंता है या नहीं? वह फ़ोन पर ही चिल्लाने लगी। उधर से संध्या का उत्तेजित स्वर सुनाई दिया। कल तू यहाँ पहुँच जा, परसों मेरी इंगेजमेंट है। क्या एंगेजमेंट तेरी? सपना आश्चर्यचकित थी। जब तू यहाँ से गई थी तब तो ऐसी कोई बात नहीं थी, सपना चिल्लाई। संध्या ने बताया, टीना की शादी में शीश और उसकी मम्मी ने मुझे पसंद कर लिया। परसों एंगेजमेंट है। फिर वह बेसब्री से बोली, अब सारी बातें क्या टेलीफोन पर ही पूछ लेगी? बस अब जल्दी से फ्लाइट पकड़कर कल जम्मू पहुंच जा। बाकी बातें तभी होंगी। और हाँ, अंकल आंटी को भी आने को कहना। एक सांस में कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। संध्या की एंगेजमेंट की खबर सुनकर राजेश जी और शोभा जी भी बहुत खुश हुए। दोनों परिवार में मित्रता के साथ साथ बहुत अच्छे पारिवारिक संबंध भी थे, इसलिए मना करने का तो सवाल ही नहीं था। पर राजेश जी और शोभा जी का जाना मुश्किल था, क्योंकि दादी हरिद्वार गई हुई थी और आज कल में वापस आने वाली थी। राजेश जी ने अपने दफ्तर फ़ोन करके सपना के लिए अगले दिन की फ़्लाइट से टिकट बुक करवा दिया। अब सुबह की फ़्लाइट। सपना को संध्या के एंगेजमेंट के लिए कुछ गिफ्ट भी लेने थे। ऐसे में शोभा जी और सपना दोनों मार्केटिंग के लिए निकल पड़ी। वहाँ जाकर शोभा जी ने संध्या के लिए कुछ कपड़े और गहने लिए। वहीं सपना ने अपने लिए एंगेजमेंट में पहनने के लिए कपड़े। ऐसे तो सपना को रफ एंड टफ रहना पसंद है, लेकिन विशेष मौक़ों पर वह थोड़ा बहुत तैयार होना पसंद करती है। मौके के हिसाब से उसने मेकअप का कुछ सामान भी लिया और माँ के साथ वापस लौट आई। अगले दिन जम्मू एयरपोर्ट पर सपना को रिसीव करने संध्या स्वयं आई। उसके साथ लंबा सांवला मजबूत कदकाठी का एक आकर्षक युवक भी था। उसने ब्लैक जीन्स और येलो पोलो नेक के स्मार्ट टी शर्ट पहन रखी थी। संध्या ने उसका परिचय कराया कि वह उसका कजन सिद्धार्थ था। थोड़ी देर में तीनों कार में बैठे थे। कार सिद्धार्थ ड्राइव कर रहा था। संध्या हंस कर बता रही थी कि कैसे शिरीष ने पहली नज़र में ही उसे पसंद करके शादी के लिए प्रपोज कर दिया। शिरीष आर्मी ऑफिसर है, अगले महीने उसे ट्रेनिंग पर जाना है, इसलिए शादी अगले साल होगी। सपना संध्या के साथ बातें कर रही थी, पर उसका ध्यान सिद्धार्थ की ओर था। सिद्धार्थ के व्यक्तित्व में कुछ ऐसा आकर्षण था कि वह चाहकर भी उससे नज़र नहीं हटा पा रही थी। इसके विपरीत सिद्धार्थ ने एक बार हेलो के बाद दोबारा उसकी ओर देखा भी नहीं। घर पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी और उन पर नज़र डाले बगैर गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके अंदर चला गया। उसकी इस हरकत पर सपना को थोड़ा अजीब लगा। संध्या हंसकर बोली, बुरा मत मानना, बस ऐसे ही मूडी हैं हमारे सिद्धार्थ भाई। वह सपना का हाथ पकड़कर घर में दाखिल हुई। संध्या के मम्मी पापा, मामी मामा सभी ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। शादी का घर था। 2 दिन पहले ही बेटी विदा हुई थी और कल संध्या की एंगेजमेंट थी। अतः घर में अभी काफ़ी मेहमान रुके हुए थे। बहुत बड़ी हवेली थी, काफ़ी गहमा गहमी थी, पर सपना की निगाहें जिसे खोज रही थीं वह कहीं नज़र नहीं आ रहा था। संध्या सपना को अनमना सा पाकर पूछ बैठी, क्या हुआ? जब से आई यह सुस्त है, क्या तबीयत ठीक नहीं है या कोई और बात है? अंकल आंटी की याद आ रही है? सपना हड़बड़ाकर, अरे नहीं, तबीयत बिल्कुल ठीक है। मम्मी पापा की याद भी उतनी नहीं आ रही है, बस ज़रा सफ़र की थकान है। अच्छा, तो तू थोड़ी देर आराम कर ले। चल तेरा कमरा दिखा देती हूँ। तेरा और मेरा कमरा तो एक ही है, तो तू तब तक आराम कर, मैं ज़रा माँ से मिलकर आती हूँ। संध्या उठते हुए बोली,
और साथ में सपना को भी उठा लिया। संध्या के जाने के बाद सपना पलंग पर लेट गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों उसका मन थोड़ा उदास सा है। उसके लिए ये बिल्कुल अलग तजुर्बा था। अब तक उसने लड़कों को अपनी एक झलक के लिए तरसते देखा था। उसकी खूबसूरती पर लड़के कविताएं लिखते। सिद्धार्थ वह पहला शख्स था जिसके लिए सपना शायद वहाँ मौजूद ही नहीं थी। उसने अपनी पलकें मूंद लीं और थोड़ी देर सोने की कोशिश करने लगी। पर यह क्या, उसकी सारी कोशिश व्यर्थ हो रही थी। वह बेचैन हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पर कोई था जो अनायास ही उसके कुंवारे सपनों में सेंध लगा बैठा था। उसे क्या हो रहा है? उसका जिस्म सिहर उठा। थोड़ी कोशिशों के बाद आखिर सपना की बोझिल पलकें बंद हो गईं। अभी वह मीठे ख्वाबों में खोने ही वाली थी कि संध्या ने आकर उसे रात के खाने के लिए उठा लिया। कितना सोती है, अब उठ भी जाओ। पिछले 4 घंटे से सो रही है। रात के खाने का समय बीता जा रहा है। चलो, सभी नीचे इंतजार कर रहे हैं। सपना थोड़ी कुनमुनाई, लेकिन सभी शब्द सुनते ही उसके मन में और आंखों में एक विशेष चमक आ गई और तुरंत हाथ मुंह धो नीचे खाने के लिए चल दी। पर यह क्या, नीचे पहुंचकर सपना को पता चला कि अब सिर्फ महिलाओं का खाना शेष है। पुरुष वर्ग खा पीकर आराम फरमा रहा है। सपना की भूख वहीं मर गई। फिर भी किसी तरह 2-3 निवाले खाकर वह थके होने का बहाना कर बुझे कदमों से कमरे में जाकर पलंग पर निढाल हो गई। सुबह का नज़ारा बिल्कुल भागम भाग वाला था। कहीं कैटर्स, कहीं स्टेज सजाने वाले की भीड़, कहीं लड़के वालों को फील गुड करवाने की चाह में सब जुटे हुए थे। साथ में इस भीड़ में सपना की नज़रें सिद्धार्थ को ढूंढ रही थीं। पर वह कहते हैं ना, मन का सोचा कब होता है। जितनी व्याकुल सपना सिद्धार्थ को देखने के लिए हो रही थी, उतना ही वह लापता था। दिन भर की तैयारियों के साथ शाम होते ही सपना संध्या के साथ पार्लर चली गई थी। सपना ने आज आसमानी रंग का सरारा पहना था। उस पर बारीक जरदोजी का खूबसूरत काम था, जो उसने माँ के साथ जाकर अपने लिए ख़रीदा था। उस पर गले में माँ का दिया हुआ नीलम का जड़ाऊ पेंडेंट पतली सी प्लेटिनम की चेन में लटका था। ब्यूटिशियन ने ब्राउन आई लाइनर की मदद से उसकी भूरी आंखों को और गहराई दे दी थी। उसके भूरे बालों को दक्षतापूर्वक माथे पर हल्का सा झुकाकर खोल दिया था, जिससे सपना का चेहरा और भी कमनीय लग रहा था। इधर संध्या भी हल्के गुलाबी कलर के लहंगे में बहुत प्यारी लग रही थी। गले में सुंदर सा नेकलेस, हाथों में मैचिंग चूड़ियाँ और साथ में उसके होंठों पर हल्की गुलाबी कलर की लिपस्टिक, मानो आज गुलाब की कली पुनः इठला रही हो। सपना ने उसकी बलैयाँ उतारी और एक नज़र का टीका कान के पीछे लगा दिया, और यही काम संध्या ने भी किया। उसने कहा, आज सीरीज़ के घर वालों में से कोई और तुझे भी पसंद कर लेगा। सपना ने मन ही मन कहा, सीरीज़ के घर वाले तो नहीं, पर किसी के ऊपर आज मुझे बिजलियाँ ज़रूर गिरानी हैं। थोड़ी देर में घर पहुंचकर जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो सपना गर्मीली चाल से संध्या के साथ स्टेज तक आई, जहां रिंग सेरेमनी होनी थी। सबकी प्रशंसापूर्ण नज़रों को अनदेखा कर उसकी निगाहें सिद्धार्थ को ढूंढ रही थी। आज कहाँ बचकर जाओगे बच्चों? पर वह कहीं नज़र नहीं था। स्टेज पर सेरेमनी का फंक्शन शुरू हो चुका था। पंडित जी जोर जोर से मंत्रोच्चार कर रहे थे, पर वह वहाँ नहीं रुकी। क्या पता घर के अंदर हो। यही सोचकर वह बड़े हॉल में चली आई, पर वह वहाँ भी नहीं था। नीचे कमरों में झांकते हुए वह सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चली गई। सिद्धार्थ कहीं नहीं दिखा। सपना मायूस होकर लौट गई। साज श्रृंगार व्यर्थ लग रहा था उसे अब अपना। जिसके लिए ये सब किया, भाई उसे देखने के लिए वहाँ नहीं था। सपना सीढ़ियों के नज़दीक पहुँची ही थी कि बराबर के कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई तूफानी रफ्तार से बाहर निकलता हुआ उससे टकराया। वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती अगर कोई अपनी मजबूत बाहों में उसे थाम न लेता। सपना का दिल तेजी से धड़क उठा। थामने वाला कोई और नहीं, सिद्धार्थ ही था। सिद्धार्थ का चेहरा सपना के चेहरे के बिल्कुल नज़दीक था। उसकी गर्म सांसें सपना के चेहरे को छू रही थीं। तनमन को मदोस कर देने वाली पौरुष गंध से उसका कोई पूर्व परिचय न था। सपना ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे यह कोई सपना था जो आंखें खोलते ही टूट जाने वाला था। तभी नीचे किसी की आवाज़ सुनाई दी तो उसने घबराकर आंखें खोल दीं। सिद्धार्थ के चेहरे के भाव को देखकर सपना लाज से गठरी हो उठी। वह कसमसाई तो सिद्धार्थ ने हौले से उसे छोड़ दिया। वह बिना उसकी ओर देखे तेजी से भागती चली गई।
हे भगवान, क्या सोचता होगा वह? क्यों वह बंधन छुड़ाकर नहीं भागी? उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। वह चुपचाप संध्या के पास जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद सिद्धार्थ भी बाहर आ गया। सपना अब भी चोर निगाहों से उसकी ओर देख रही थी, पर सिद्धार्थ ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। एक बार आमना सामना भी हुआ तो उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे, जबकि सपना उसको देखकर छुई मुई सी हुई जा रही थी। सिद्धार्थ निर्विकार भाव से उस पर एक नज़र डालकर आगे बढ़ गया। सपना का सर्वांग दहक उठा। क्यों वह ऐसे शख्स के बारे में सोचकर पागल हुई जा रही है, जिसकी नज़र में उसका कोई वजूद ही नहीं है? समझता क्या है अपने आप को? वह भी अब उसके बारे में नहीं सोचेगी। मन ही मन यह फैसला करके वह मुदित भाव से शिरीष और उसके दोस्तों के साथ हंसी मजाक में व्यस्त हो गई। रात को डिनर पर सब लोग मौजूद थे। 2 दिन पहले की ही शादी का घर था, तो सारा घर अभी भी उसी तरह से डेकोरेट था। पूरा घर जुगनुओं की तरह रोशनियों से जगमगा रहा था। अपनी अपनी प्लेट को थामे सभी खाने का लुत्फ उठा रहे थे। ऐसे में संध्या के माता पिता ने शिरीष के माता पिता से कल सुबह जाने को कहा। जम्मू में चूंकि रातें ठंडी भी हो रही थीं और वह आगे की बातचीत भी करना चाह रहे थे। भले शादी अगले साल होनी है तो क्या, शिरीष के माता पिता ने यह बात मान ली। डिनर करने के बाद थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रहीं। फिर सभी अपने अपने कमरे में विश्राम के लिए चले गए। अगली सुबह देर तक अलसाए पड़े रहने के बाद सभी फिरोस होकर बाहर लॉन में इकट्ठे हो गए। यहाँ दिल्ली जैसी तपिश नहीं थी, मौसम सुहावना था। दोनों सखियाँ आपस में गप में मशगूल थीं। शिरीष अपने किसी काम से जम्मू के हेडक्वार्टर में गया हुआ था। दोनों के माता पिता आगे की कार्रवाई और हंसी मजाक में व्यस्त थे। अचानक से सपना की नज़र गेट के अंदर आते हुए सिद्धार्थ पर पड़ी। कल रात से उसने अब उसे देखा था। उसके हाथ में कई शॉपिंग बैग थे और उसके साथ एक स्मार्ट खूबसूरत लड़की भी थी। लड़की किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी, तो सिद्धार्थ के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई। सपना ने सोचा, यह मुस्कुराता भी है तो कमाल है, मुस्कुराते हुए कितना हैंडसम लग रहा है वह। पर साथ में ये लड़की कौन है? सपना सोच में पड़ गई। संध्या जो उससे बातें कर रही थी, उसे अचानक चुप होते देख उसकी नज़रों का पीछा किया। सामने सिद्धार्थ को देख वह वहीं से चिल्लाई, सिद्धार्थ भाई, यहाँ आइए। सिद्धार्थ ने पलटकर उन लोगों की ओर देखा। फिर वे दोनों उनकी टेबल तक आ गए। आप कहाँ चले गए थे? सुबह से मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ, संध्या ने कहा। बस जरा रेनू को शॉपिंग कराने ले गया था, सिद्धार्थ ने कहते हुए अपने हाथ में थामे बैग उसे दिखाए। संध्या सपना को देखकर बोली, सपना, सिद्धार्थ भाई से तो तुम मिल चुकी हो, ये है रेनू। सिद्धार्थ भाई रेनू को लेकर काफ़ी सीरियस हैं, शायद दोनों जल्दी ही शादी कर लें। सपना का दिल धक से रह गया। संध्या रेनू से शिकायत कर रही थी कि वह कल क्यों नहीं आई, पर सपना को कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। सारी आवाज़ ना जाने कहाँ गुम हो गई थी। सपना के लिए उसके टूटे सपनों की छनक सारी आवाज़ों पर भारी थी। उसकी आंखें झिलमिला उठी थीं, लेकिन उसने उसे बाहर निकलने से जब्त कर लिया। अगली सुबह संध्या के लाख कहने के बावजूद तबीयत खराब होने का बहाना तथा पापा के साथ काम करने का बहाना करके सपना दिल्ली वापस आ गई। उसका उतरा चेहरा देख घर के सभी लोग परेशान हो उठे, पर उसने थकान, सर दर्द बताकर उन्हें शांत कर दिया और अपने कमरे में चली गई। लेकिन जो तूफान उसके दिलो दिमाग में उठ रहा था, उसका क्या? 2-3 दिनों तक सपना अनमनी सी रही। उसके दिलो दिमाग से सिद्धार्थ का ख्याल नहीं जा रहा था, लेकिन रह रहकर रेनू, उसका चेहरा भी सामने आ जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आखिर कुछ सोचकर सपना पापा के पास पहुंची। पापा, मुझे लंदन जाना है आगे की पढ़ाई के लिए। राजेश जी आश्चर्यचकित हो उठे। क्या हुआ बेटा, फिर से मूड बदल गया तुम्हारा? तुम तो बिजनेस ज्वाइन करने वाली थी, मेरा हाथ बटाने वाली थी, अभी थोड़े दिनों बाद अब क्या हुआ? पापा प्लीज़, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, जैसा तुम चाहो, राजेश जी ने स्वीकृति देते हुए कहा। माँ और दादी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया है, ये इतना बदल क्यों रही है। उन्होंने उसे बहुत रोकने की कोशिश भी की, परंतु वह नाकाम रही। सपना ने लंदन में बिजनेस स्कूल में एडमिशन ले लिया। माहौल बहुत अच्छा था, साथियों का व्यवहार दोस्ताना था। धीरे धीरे उसका मन भी लग रहा था, पर कोई भी उसका बहुत अच्छा दोस्त नहीं बन पाया। उसे संध्या की याद आती
और जब संध्या की याद आती तो कहीं ना कहीं वह सिद्धार्थ को शिद्दत से याद करने लगती। दिन तो किसी तरह गुजर जाता था कॉलेज, लाइब्रेरी और पढ़ाई में, लेकिन रात को जैसे ही वह किताब हाथ में लेती तब सिद्धार्थ का चेहरा पन्नों में उभर जाता। कभी कभी पूरी रात आंखों में गुजर जाती और वह एक आह भरकर रह जाती, जानते हुए भी कि एक तरफा आकर्षण है सिद्धार्थ उसका, जो उसका कभी नहीं हो सकता, वह उसे भुला नहीं पा रही थी। संध्या के मेल आते रहते। सीरीज टेलिंग के लिए चला गया था। अब वह अपनी तन्हाइयों का जिक्र करती और बताती सीरीज और उसके बीच की बॉन्डिंग। कभी कभी संध्या कुछ ज़्यादा ही अपनी और सीरीज की बातें उसे बता देती और अपनी तन्हाइयों का भी जिक्र सपना से कर देती। तब सपना का मन होता कि यह लड़की सीरीज से हटकर कुछ बात क्यों नहीं करती। सपना सोचती कभी तो वह सिद्धार्थ के बारे में कुछ बताएगी, पर संध्या अपने में ही मगन रहती। सिर्फ सपना सोचती जो उसका कभी था ही नहीं, उसके बारे में जानकर भी क्या करना। अब तक तो उसकी शादी भी हो गई होगी। इधर संध्या अपने में मगन, उधर सपना अपने आप को पढ़ाई के साथ तालमेल बिठाती हुई सिद्धार्थ की यादों में खोई हुई रहती। ऐसे में उसका एक सेमेस्टर ख़त्म हो गया। सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद घर से लगातार फ़ोन आने लगे कि अब घर आ जाओ, कुछ दिनों की छुट्टी है। घर पर भी सूना सूना लग रहा है। राजेश जी और शोभा जी की बातों को सुनकर उसे लगने लगा, सही है, मैं अपने माता पिता को अपनी तरफ से क्यों कष्ट दूं। हालांकि भारत आकर संध्या से मिलकर उसे फिर से सिद्धार्थ की बहुत याद आने वाली थी, लेकिन फिर भी वह अपने माता पिता के लिए अपने सेमेस्टर परीक्षा खत्म होने के बाद वापस आ गई। उसके आने की खबर सुनते ही संध्या उससे मिलने दौड़ी भागी चली आई। औपचारिक बातचीत के बाद सपना उसे लेकर अपने कमरे में आ गई। संध्या की बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब सपना से रहा नहीं गया और वह उब कर बोल उठी, और बाकी सब लोग ठीक हैं? संध्या बोली, हाँ सब ठीक हैं, बस सिद्धार्थ भाई के लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सपना का दिल हलक में आ अटका। क्या हुआ? संध्या बेखबर बोलती जा रही थी। उनका रिश्ता टूट गया है। रेनू काफ़ी इंडिपेंडेंट माइंड की लड़की थी, थोड़ी जिद्दी और थोड़ी पजेसिव भी। वह उनकी फैमिली में मैच नहीं कर पा रही थी और भाई ऐसी लड़की को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। ये रिश्ता उनके पापा की पसंद था। भाई रिश्तों का बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, इसलिए परेशान थे। पर जब देखा कि उन दोनों के विचार बिल्कुल नहीं मिलते और दोनों ही रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, तो दोनों ने शादी ना करना ही बेहतर समझा। सपना ये सुनकर बहुत खुश हो गई। वह एक कल्पना लोक में विचरण करने लगी। उसके चारों तरफ फूलों की बारिश होने लगी, मंद हवाएं चलने लगीं। खुली जुल्फें उसके चेहरे को बार बार आकर ढके जा रही थीं और वह मंद मंद मुस्कुराई जा रही थी। चारों तरफ शहनाई गूंज उठी। सपना सिद्धार्थ के बारे में संध्या से और बातें करना चाह रही थी, लेकिन संध्या फिर से सीरीज पर आ अटकी। उसका सीरीज पुराण पूरा ही नहीं हो रहा था और सीरीज पुराण सुन सुनकर अब सपना ऊब रही थी। उसने संध्या से कहा, संध्या मैं इतनी लंबी दूरी से आई हूँ और मैं थक गई हूँ और आराम करना चाहती हूँ। अगर तुझे भी आराम करना है तो तू भी यहाँ आराम कर सकती है, वरना अपने घर जा। संध्या ने आश्चर्यचकित होकर सपना को देखा और बोली, हो क्या गया है तुझे? तू तो ऐसे कभी नहीं मुझसे बात करती है। हाँ तो ठीक है ना, तुझे सीरीज पुराण से फुर्सत नहीं है और मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ, बाय। ये कहकर सपना पलंग पर लेट गई और चादर से अपने मुंह को ढक लिया। संध्या ने बुरा सा मुंह बनाया और कमरे से बाहर निकल गई। अब सपना के सपनों को एक पंख मिल चुका था। वह मन ही मन बहुत खुश थी और उसकी खुशी उसके चेहरे पर नज़र आने लगी थी। वह पहले की तरह चहकती फुदकती और बिंदास रहती। संध्या के साथ लंबी लंबी बातें और सिद्धार्थ के बारे में जानने की उत्सुकता उसके चेहरे पर बराबर बनी रहती, लेकिन वह कुछ खुलकर उससे बात नहीं कर पाती। ऐसे में एक दिन संध्या ने उसे बताया कि सीरीज छुट्टियों में श्रीनगर आया हुआ है। अगले हफ्ते सीरीज के बर्थडे पर संध्या के साथ साथ उसने सपना को भी इनवाइट किया है, इसलिए संध्या ने अपने साथ साथ उसकी भी बुकिंग करा दी है। सपना चौंकी, सीरीज को कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? अपना सर ठोक लिया संध्या ने। अरे अजीब लड़की, मैं जब उससे बात करती हूँ तो तेरे बारे में भी तो करती हूँ, इसलिए उसने तुझे भी इनवाइट किया है। अब तू कहे तो अलग से बात करवा दूँ तेरी उससे। सपना बस मुस्कुरा दी
और जाने की तैयारी करने लगी। 3 दिन बाद दोनों सहेलियां जम्मू पहुंच गईं। साथ में संध्या के पापा रोशन जी और माँ माया जी भी थे। एयरपोर्ट पर उतरते ही सपना को सिद्धार्थ की शिद्दत से याद आई। जाने कहाँ होगा, सोचकर उसने ठंडी सांस ली। संध्या के मामा ड्राइवर के साथ उन्हें रिसीव करने आए थे। जम्मू से अगले दिन सुबह उन्हें सड़क मार्ग से श्रीनगर जाना था। अगली सुबह सपना और संध्या कार में आकर बैठे तो ड्राइविंग सीट पर सिद्धार्थ को देखकर सपना चमक कर रह गई। संध्या ने बताया कि शिरीष ने सिद्धार्थ भाई को भी न्योता दिया है। दूसरी एक गाड़ी में संध्या की माँ और मामा थे। रास्ता वाकई बेहद खूबसूरत था। हर तरफ हरियाली छाई थी। लंबे लंबे चीड़ और देवदार के पेड़ और बीच से गुजरता हुआ रास्ता कल्पना से अधिक सुंदर। आगे बैठे रोशन जी और सिद्धार्थ आपस में बातें कर रहे थे। संध्या से बातें करते करते सपना की नज़र बार बार सामने शीशे पर पड़ती, पर एक बार भी सिद्धार्थ ने उसकी तरफ नहीं देखा। वह मन ही मन तिलमिला उठी। किस मिट्टी का बना है ये? आखिर समझता क्या है अपने आप को? थक कर उसने आंखें मूंद लीं। आंखें बंद करने के साथ ही वह कल्पना लोक में पहुंच गई, जहां वह और सिद्धार्थ एक क्वालिटी टाइम बिता रहे थे और वह मन ही मन मुस्कुरा रही थी। ऐसे में संध्या ने उसे झकझोर कर उठाया। कहाँ खो गई है तू? देख, हम लोग बटौट पहुंच गए हैं। अब तो सांझ भी गहराने लगी है। आगे गाड़ियों की लंबी कतार है। मालूम है क्या हुआ? रामबन से रामजू जाने वाला मार्ग भूस्खलन के कारण बंद हो गया है। मलबा हटाने में सेना की मदद ली जा रही है। उम्मीद है कि कल सुबह तक रास्ता खुल जाएगा। अब हमें आज यहीं रुकना होगा। समझ गई या कुछ और समझाएं? पता नहीं कहाँ खोई रहती है ये, संध्या ने कहा। संध्या के इतना कहने से सपना आंखें हैरानी से खोलकर उसकी तरफ घूर कर देखी। तू ना अपनी बकवास बंद कर। मैं कहीं खोई हुई नहीं थी। सिर्फ आंखों को बंद कर लिया था और इन रास्तों को अपने अंदर महसूस कर रही थी। इतना अच्छा मौसम है, इतने अच्छे नज़ारे हैं। तेरी तरह थोड़ी कि मैं बस सीरीज़ में ही खोई रहूं। और ठीक है, यहाँ रुकना है तो रुक जाएंगे। कौन सा हम सभी जंगल में हैं? यह कहकर वो गाड़ी से उतर गई और संध्या हैरानी से उसे देख रही थी। ये क्या बोल गई मुझे? वहाँ से उतरकर उन लोगों ने एक गेस्ट हाउस का रुख किया और उसमें शरण ली। खाना खाने के बाद संध्या तो तुरंत सो गई। सपना ने रस्क से उसकी तरफ देखा और मन ही मन सोची, लेटते ही कैसे नींद आती है इस इडियट को, और यहाँ नींद ही गायब है। बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि सिद्धार्थ उसके कितने पास है। बीच में सिर्फ एक दीवार ही तो है। जब बहुत देर तक नींद न आई तो वह उठकर धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। प्रकृति का अनुपम सौंदर्य उसके समक्ष बिखरा पड़ा था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।